पायल घर की बड़ी बहू थी और उसे ब्राउन ब्रेड खाने का बहुत शौक था। उसको खाए बिना उसका नाश्ता पूरा नहीं होता था। एक दिन सुबह के समय वो अपने कमरे में बैठी ब्राउन ब्रेड खा रही होती है कि तभी उसका पति समीर वहाँ पर आ जाता है। तुम्हें हमेशा अपना ही पेट दिखता है क्या? जब देखो ब्राउन ब्रेड खाती रहती हो। कभी अपने पति से नहीं पूछती हो कि उसे भी खाना है या नहीं? सिर्फ ब्राउन ब्रेड लाने के टाइम पर मैं याद आता हूँ, खाते टाइम पर नहीं। मैंने आपको कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। आपको खाना है तो खा सकते हो। मैं खुद लेकर नहीं खाऊंगा। जब तुम मुझे अपने हाथों से प्यार से दोगी ना, तभी खाऊंगा मैं। फिर ठीक है, अभी तो प्लेट में एक ही ब्रेड बची है, आप इसे खा लीजिए और शाम को वापस आते वक्त ब्राउन ब्रेड और मक्खन लेते आना। आप हमेशा भूल जाते हो, लेकिन आज मत भूलना। अच्छा, तो ये एक ब्राउन ब्रेड की कीमत मुझे रात में पूरा पैकेट लाकर चुकानी पड़ेगी? ये तो बहुत गलत बात है। तुम मुझे खाने को तो देती नहीं हो और रोज मंगवाती हो मेरे से। फिर यही समझ लीजिए, क्योंकि आपको पता है ना कि मैं एक दिन भी बिना ब्राउन ब्रेड के रह नहीं सकती हूँ। अब आप ऑफिस जाओ, वरना आपको देर हो जाएगी। वो तो वैसे भी हो गई है, बोलने की जरूरत नहीं है इसमें। समीर ऑफिस चला जाता है और पायल फिर से ब्राउन ब्रेड खाने लगती है। तभी उसकी सास सरला उसे आवाज देती है। बहू कहाँ है तू? जल्दी से नीचे आ, मुझे कुछ काम है तुझसे। माँ जी को भी चैन नहीं है मेरे बिना, जब देखो चिल्लाती ही रहती है। जी माँ जी बताइए, आप मुझे क्यों बुला रही थी? बहू मुझे ये पूछना था कि समीर ऑफिस चला गया क्या? जी माँ जी, वो ऑफिस चले गए। आप बताइए, आपको उनसे क्या काम था? बहू उसने मुझसे कहा था कि कल वो मुझे हॉस्पिटल लेकर जाएगा चेकअप के लिए। अब वो ऑफिस चला गया। कोई बात नहीं माँ जी, अगर वो नहीं है तो क्या हुआ, मैं लेकर चलूंगी आपको। ठीक है बहू, मैं बस अभी तैयार होकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद पायल अपनी सास को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर सरला का चेकअप करने के लिए उसे अंदर ले जाते हैं और पायल बाहर बैठकर वेट करने लगती है। इंतजार करते समय बहुत समय बीत जाता है और उसे भूख भी लग जाती है। तभी वो हॉस्पिटल से बाहर आती है और एक शॉप से ब्राउन ब्रेड और मक्खन लेकर पार्क में जाती है और बैठकर आराम से खाने लगती है। खा पी कर उसे पार्क में ही नींद आ जाती है और वो बेंच पर बैठी बैठी सो जाती है। कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है और वो अपने आप से बोलती है, हे भगवान, मैं कब से यहाँ सो रही हूँ। माँ जी हॉस्पिटल में अकेली है, वो पक्का मुझे ढूंढ रही होंगी। आज तो मैं गई, आज वो मुझे छोड़ेंगी नहीं। भाग पायल भाग। अरे माँ जी, आप रो क्यों रही हो? मैं आ गई हूँ ना। बहू बहू तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? तुझे पता है ना कि मैं कितनी परेशान हो गई थी और मुझे लगा कि आज मैं घर ही नहीं जा पाऊंगी। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, आपके चेकअप में बहुत टाइम लग रहा था और मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, तो मैं ब्राउन ब्रेड खाने के लिए चली गई थी। बहू एक दिन तेरी इस ब्राउन ब्रेड के चक्कर में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तुझे मेरी जरा सी भी चिंता नहीं है। आज के बाद मैं तेरे साथ कभी कहीं ही नहीं जाऊंगी। हाँ माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। आप शांत हो जाइए और घर चलिए मेरे साथ। पायल जैसे तैसे करके अपनी सास को समझाकर अपने साथ घर ले आती है। घर पहुंचते ही वो अपने बेटे समीर को हॉल में बैठा देख लेती है और वही सारी बातें उसे भी बता देती है, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो पायल को बहुत सुनाता है। हद होती है पायल तुम्हारी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें अपनी भूख के आगे कुछ नहीं दिखाई देता है ना? बस करिए, आप लोग कितना सुना रहे हो मुझे। मान लिया हो गई गलती मुझसे, अब वो कितना बोलेंगे आप लोग मुझे। अरे मुझे भूख लगी थी, खाने के लिए आ गई, कहीं घूमने के लिए थोड़ी ना गई थी। पायल इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। दिन बीतते हैं, लेकिन पायल की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। वो जहाँ भी जाती सिर्फ ब्राउन ब्रेड की ही डिमांड करती। उसकी इस आदत से उसकी सास और पति दोनों ही बहुत परेशान थे। एक दिन समीर के पास फोन आता है कि उसकी दादी बहुत बीमार है। तभी वो अपनी माँ से बोलता है, माँ, आजकल दादी माँ की तबीयत बहुत खराब हो रही है। एक काम करते हैं, हम सभी गांव चलते हैं। वैसे भी कुछ दिन मेरा ऑफिस बंद रहेगा, वहाँ कुछ काम चल रहा है। बेटा बात तो तू सही कह रहा है, मेरा भी बहुत दिनों से मन कर रहा है गांव जाने का। ठीक है, फिर मैं सबकी टिकट करवा लेता हूँ गांव जाने के लिए, क्योंकि हम पायल को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। अगले दिन समीर और उसकी पत्नी माँ के साथ गांव में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी दादी आंगन में तुलसी की पूजा कर रही होती है। तभी वो बोलता है, दादी आप तो बिल्कुल ठीक हैं, तो फिर आपने इस बीमारी की झूठी खबर क्यों भिजवाई? अरे बेटा,
मेरा तुम लोगों से मिलने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन तुम लोग तो आते ही नहीं हो। तो मैंने तुम लोगों को बुलाने के लिए ये तरकीब अपनाई, और देखो ये तरकीब मेरी काम भी आ गई। दादी, आपको हमसे मिलने का मन कर रहा था तो वैसे ही बोल देती। उसके लिए आपको ये बीमारी की झूठी खबर देने की क्या जरूरत थी? लेकिन ऐसी खबर देने से आप लोग जल्दी आ गए ना। दादी, आप कभी नहीं सुधरेंगी। आप हमेशा से ही ऐसी हैं। वैसे आपको ये जानकर खुशी होगी कि अब हम कुछ दिन आपके ही साथ रहेंगे। समीर की बात सुनकर दादी बहुत खुश हो जाती है। दिन बीतते हैं और जहाँ एक तरफ सब एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ब्राउन ब्रेड ना मिलने के कारण पायल को बहुत गुस्सा आता है। तभी एक दिन वो समीर से बोलती है, अब बहुत हो गया। मैं रोज रोज नाश्ते में ऑयली खाना नहीं खा सकती हूँ। मुझे मेरा ब्राउन ब्रेड चाहिए, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। नहीं खाना है तो मत खाओ। जो चीज यहाँ नहीं मिलती वो मैं कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए? तुम्हारे इस ब्राउन ब्रेड ने तो मेरा दिमाग खराब कर रखा है। पक्का ना? आप मुझे ब्राउन ब्रेड लाकर नहीं दोगे ना? नहीं, नहीं दूंगा। यहाँ तुम्हें वही खाना पड़ेगा जो मिलता है। जब दोबारा से अपने शहर जाना तब खाना अपना ब्राउन ब्रेड, ब्लैक ब्रेड। पागल करके रख रखा है तुम्हारे इस ब्राउन ब्रेड ने मुझे। पायल और समीर की सारी बातें उनकी दादी सुन लेती है और वो अपने एक जानकार को फोन करके ब्राउन ब्रेड मंगा लेती है। अगले दिन सभी नाश्ता करने के लिए बैठते हैं तो सभी नाश्ता कर ही रहे होते हैं, लेकिन पायल नाश्ता नहीं करती। तभी सरला बोलती है, बहू तू क्यों नहीं खा रही थी? तेरे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? माँ जी, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लीजिए। क्यों बहू, तूने तो कल रात में भी कुछ नहीं खाया। माँ, जाने दो। जब इसको भूख लगेगी ना तब खुद खा लेगी। हाँ माँ जी, आप खा लीजिए। मैं खाऊं या ना खाऊं, किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। यहाँ मुझसे कोई प्यार नहीं करता है। नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये बात मैं आज साबित करके रहूंगी। लेकिन कैसे दादी? अरे मैं बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी तुम्हें। दादी इतना कहकर रसोई में जाती है और ब्राउन ब्रेड और मक्खन लेकर आती है, जिसे देखकर पायल बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, दादी आपको कैसे पता कि मैं ब्राउन ब्रेड ना मिलने की वजह से खाना नहीं खा रही थी? मैंने कल तुम दोनों की बात सुन ली थी, जब तुम समीर से ब्राउन ब्रेड के लिए बहस कर रही थी। तो मैंने अपने एक जानकार के पास फोन करके उससे तुम्हारे लिए ये मंगवा लिया। उसकी दूध की दुकान है ना, तो दूध और बाकी की चीजें यहाँ सारा सामान दिल्ली से आता है। दादी आप कितनी अच्छी हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतने दिनों बाद अपनी पसंद के ब्राउन ब्रेड खाऊंगी, वो भी गांव में। देखा, मेरी दादी तुम्हारी पसंद का कितना ख्याल रखती हैं। और तुम हो कि बोल रही हो यहाँ कोई तुमसे प्यार ही नहीं करता है। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। पायल ब्राउन ब्रेड पाकर बहुत खुश हो जाती है और सभी के साथ आराम से बैठकर ब्राउन ब्रेड खाती है। पवित्रा दिल्ली की रहने वाली थी, लेकिन उसकी शादी एक गुजराती परिवार में हो गई थी। पवित्रा को अपने ससुराल वालों से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसे गुजराती खाना बनाना नहीं आता था। इस बात को लेकर वो थोड़ी डरी हुई थी। तभी एक दिन वो अपने पति राजीव से बोलती है, राजीव जी, वैसे तो आपके घर वाले मुझे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि मुझे गुजराती खाना बनाना ही नहीं आता, तो कहीं वो लोग मुझ पे गुस्सा न हो जाएं। वैसे ये थोड़ी परेशानी की बात तो है, क्योंकि मेरी माँ को गुजराती खाना बहुत पसंद है और वो खाने के मामले में बहुत शौकीन है। राजीव जी, मुझे सारा खाना बनाने आता है, सिर्फ गुजराती खाना बनाने नहीं आता। वो भी अगर कोई मुझे सिखाएगा तो मैं वो भी सीख जाऊंगी। हाँ वो तो है, लेकिन अभी तुम इस घर में नई नई शादी करके आई हो। पहले ही सबको बोल दोगी कि तुम्हें खाना बनाना आता नहीं, तो तुम्हारी क्या इमेज बनेगी इस घर में? पहले दिन इमेज खराब हो जाएगी तुम्हारी। अरे मैंने आपको कब बोला कि मुझे खाना बनाना नहीं आता? मैंने तो बस इतना बोला है कि मुझे गुजराती खाना बनाना नहीं आता, और आपके यहाँ सब गुजराती हैं और उन लोगों को गुजराती खाना पसंद है। तो मैं अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पवित्रा और राजीव एक दूसरे से खाने को लेकर बहस कर ही रहे होते हैं। तभी पवित्रा की ननद जिग्ना वहाँ आती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है, जिसे सुनने के बाद वो बोलती है, भाभी मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।
आपको गुजराती खाना बनाना नहीं आता है ना, तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं आपको गुजराती खाना बनाना सिखाऊंगी। आप सच कह रही हैं? आपको गुजराती खाना बनाना आता है? हाँ बिल्कुल, मुझे गुजराती खाना बनाना आता है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। मैं तो फालतू में ही इनसे बहस कर रही थी तब से। अरे कोई बात नहीं भाभी, आप चलिए मेरे साथ रसोई में। जिग्ना इतना कहकर पवित्रा को लेकर रसोई में जाती है और उसे दाल ढोकला बनाना सिखाती है। कुछ देर बाद सभी नाश्ता करने के लिए उसका पति सास वहाँ आते हैं। तभी पवित्रा सबके लिए दाल ढोकला लेकर आती है, जिसे देखकर उसकी सास सुगंधा बोलती है, क्या बात है बहू, तूने आते ही अपने ससुराल वालों की तरह खाना बनाना सीख लिया। क्या करे माँ जी, जब रहना ही यहाँ है तो चीज तो सीखनी पड़ेगी ही। और मैं सच बताऊं, आज कुछ अलग बनाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तूने आते ही अपने ससुराल वालों की पसंद और नापसंद को जानने की कोशिश करी और उनका मान रखा। वरना तो ये भी बोल सकती थी कि मैं गुजराती नहीं हूँ और मुझे गुजराती खाना बनाना नहीं आता। माँ जी, मैं अपने रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं करना चाहती, इसलिए आपको पहले ही बता दूं, ये बात सच है कि मुझे गुजराती खाना बनाना नहीं आता। ये क्या बोल रही है बहू तू? तुझे गुजराती खाना बनाना नहीं आता? तो फिर तूने ये दाल ढोकला कैसे बनाया? कहीं बाहर से तो नहीं मंगवाया है ना? नहीं माँ जी, मैंने ये खाना किसी और से नहीं मंगवाया है, बनाया तो है खुद ही। लेकिन दाल ढोकले को बनाने में नन्नत जी ने मेरी मदद करी है। मुझे गुजराती खाना छोड़कर बाकी सारा खाना बनाना आता है। पवित्रा की बात सुनकर सुगंधा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसकी सच्चाई देखकर वो अपनी नाराजगी खत्म कर लेती है और उसके बनाए हुए ढोकले को खाती है। ढोकला खाकर उसे बहुत खुशी होती है और वो बोलती है, बहू, मुझे लगा था कि तू पहली बार दाल ढोकला नहीं बना पाएगी, लेकिन ये दाल ढोकला तो बाहर मिलने वाले दाल ढोकला से भी अच्छा है। अब बस क्या अपनी सास को खिलाती रहोगी या मुझे भी टेस्ट करवाओगी? जी अभी देती हूँ, आप भी खाकर बताइए कैसा बना है। दाल ढोकला तो सच में बहुत अच्छा बना है, मजा आ गया खाकर। लेकिन बहू, हम गुजराती खाना तो हमेशा से खाते आ रहे हैं ना। अब तू अपनी तरफ से कुछ अच्छा बनाकर खिला, मैं भी तो देखूं जरा कि तुझे क्या क्या बनाना आता है। जी बिल्कुल माँ जी, कल से मैं आपको अपनी तरफ का खाना बनाकर खिलाऊंगी, जो हमारे दिल्ली की फेमस रेसिपी है। ठीक है बहू, मुझे तेरे हाथों से बनी चीजों का इंतजार रहेगा। कुछ देर बाद सभी लोग खा पी कर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अगले दिन पवित्रा अपने ससुराल वालों को दिल्ली की फेमस चीजें जैसे छोले भटूरे, दाल फ्राई, वेज बिरयानी जैसी फेमस चीजें बनाकर खिलाती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी गुजराती ननद दाल ढोकले के सिवा कुछ नहीं बनाती थी, जिस पर एक दिन सुगंधा अपनी बहू से बोलती है, बहू, अपने साथ साथ अपनी गुजराती नंद को भी अच्छा अच्छा खाना बनाना सिखा दे, वरना ये अपने ससुराल में जाकर क्या बनाएगी। माँ जी, नन्नत जी को तो सब कुछ बनाना आता है। अरे बहू, उसे दाल ढोकला के सिवा कुछ भी बनाना नहीं आता। दाल ढोकला भी इसलिए बनाना आता है क्योंकि उसे बहुत पसंद है। उसका जब भी खाने का मन करता है वो जल्दी से बना लेती है। ठीक है माँ जी, मैं नन्नत जी को उनकी शादी से पहले सब कुछ सिखा दूंगी। वही अच्छा होगा, वरना इसके ससुराल वाले इसे धक्के मारकर घर से निकाल देंगे। अपनी माँ और भाभी की बातें जिग्ना उनसे कुछ दूर खड़ी ही सुन रही होती है, जिसे सुनकर वो उनके पास जाती है और बोलती है, मुझे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे सब बनाना आता है। क्या बनाना आता है तुझे? जरा मुझे भी तो तू बता। दाल ढोकला बनाना आता है मुझे। तेरे इस दाल ढोकले से मैं परेशान हो गई हूँ। इसके अलावा तुझे क्या क्या बनाना आता है? ये तेरा दाल ढोकला बनाने से तेरे ससुराल में बसर नहीं होगा, समझी तू? इसलिए आज के बाद इस दाल ढोकले का नाम मत लियो। अपनी माँ की बात सुनकर जिग्ना गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। दिन बीतते हैं। पवित्रा अपनी ननद को बहुत समझाने की सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन जिग्ना अपनी भाभी की बातों पर ध्यान नहीं देती। अचानक से पवित्रा की तबीयत खराब हो जाती है और रसोई का सारा भार जिग्ना पर आ जाता है और वो तीनों ही टाइम दाल ढोकला ही बनाती थी। उसके घर वालों के साथ साथ पवित्रा भी अपनी ननद का दाल ढोकला खा खा कर परेशान हो चुकी थी, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। एक दिन जिग्ना पवित्रा के कमरे में आती है और खाने की भरी थाली देखकर बोलती है, क्या हुआ भाभी, आपने खाना क्यों नहीं खाया?
ननद जी, अब मेरे बस की नहीं है दाल ढोकला खाना। मैं बहुत बोर हो गई हूँ ये खा खा कर। अब आप भी यही बोलेंगे भाभी? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो क्या करूँ ननद जी, आप आए दिन सिर्फ दाल ढोकला बनाती रहती हैं। हम भी इंसान हैं, आखिर एक ही चीज कितनी बार खा सकते हैं। भाभी मैं भी तो वही खाती हूँ ना, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। नंद जी, आपको पसंद है दाल ढोकला, इसलिए आपको परेशानी नहीं होती, लेकिन हमें तो पसंद नहीं है ना ये चीज, तो इसलिए हम इसे बार बार खा के बोर हो जाते हैं। लेकिन हम तो अपनी पसंद की चीज भी इतनी नहीं खा सकते जितना आप दाल ढोकला खाती हो। पवित्रा की बात जिग्ना को अच्छी नहीं लगती और वो मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन जिग्ना को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं और जिग्ना उनके लिए चाय नाश्ता लाने की जगह दाल ढोकला लेकर आती है, जिसे देखकर लड़के की माँ बोलती है, बेटी ये क्या है, तुम क्या बना के लाई हो? आंटी जी, ये दाल ढोकला है, गुजराती रेसिपी है और मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। अच्छा, तो तुम्हें गुजराती खाना बनाना भी आता है? अरे नहीं नहीं आंटी जी, मुझे सारा गुजराती खाना बनाना नहीं आता, सिर्फ दाल ढोकला बनाना आता है। अच्छा, तो इसे छोड़ के कुछ और भी चीजें होंगी जो तुम्हें बनानी आती होगी? नहीं आंटी जी, मुझे सिर्फ दाल ढोकला ही बनाना आता है, क्योंकि ये मेरी मनपसंद डिश है ना, इसीलिए। अच्छा, तो तुम सुबह शाम हमें खाने में क्या खिलाओगी? दाल ढोकला, क्योंकि मुझे तो यही बनाना आता है। बहू, आज ये तेरी गुजराती नंद का दाल ढोकला इसे ले डूबेगा। अब ये रिश्ता नहीं होने वाला। माँ जी, लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अगर हमने बीच में बोला तो मेहमान सोचेंगे कि लड़की में कोई कमी है, इसलिए हम बोल नहीं सकते बीच में। तू सही कह रही है बहू, इसके जैसे मूर्ख लोग होते हैं जो अपने हाथों से अपनी किस्मत फोड़ते हैं। देखिए बहन जी, आपकी लड़की में बहुत गुण है, लेकिन इतनी गुण वाली लड़की हमें अपने घर में नहीं चाहिए, माफ कीजिएगा। सुगंधा को ताने सुनाकर लड़के की माँ वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद जिग्ना के घर वाले अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं और एक बार फिर पवित्रा की गुजराती ननद का दाल ढोकला उस पर भारी पड़ जाता है। जिस तरह से सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, उसी तरह से दिशा को मसाला खिचड़ी खाना बहुत पसंद था। एक दिन वो अपने सर पर कपड़ा बांधकर अपनी सास सावित्री के पास जाती है। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अरे बहू, बाद में बना लियो, पहले तो ये बता कि तेरी तबीयत खराब है क्या? तूने सर पे कपड़ा क्यों बांधा हुआ है? हाँ माँ जी, वो कल से पता नहीं क्यों मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अभी जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने सर पर कपड़ा बांध लिया कि शायद थोड़ा आराम मिल जाए। अरे बहू, ये सब करने की क्या जरूरत थी? तू एक गोली खाती ना तो एकदम ठीक हो जाती। रुक, मैं तुझे अभी दवा देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, मुझे दवा की कोई जरूरत नहीं है। मैंने रात से 2 गोलियां खा ली हैं। ज्यादा दवा तो नुकसान करेगी ना मुझे ही। हाँ बहू, ये तो सही कह रही है, ज्यादा दवा खाना भी ठीक नहीं होता। अब तो क्या करेगी? कुछ नहीं करूँगी, आप जो बोलेंगी वही बनाऊंगी, उसके बाद आराम करूँगी। नहीं बहू, तुझे इतना दर्द हो रहा है, ऐसे में तुझसे मैं क्या बनवाऊं? माँ जी, आप जो बोलेंगे ना मैं वही बना दूंगी। बहू एक काम कर, तुझे जो खाना है और जो जल्दी बन जाए तो वो बना ले, क्योंकि तुझे दर्द हो रहा है ना, और ऐसे में तुझसे काम करवाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है माँ जी, तो फिर मैं मसाला खिचड़ी बना देती हूँ। मसाला खिचड़ी? बहू, हम कोई बीमार नहीं है। माँ जी, वही है जो जल्दी बन जाएगा, इसलिए मैंने कहा था। बाकी आप जो कहेंगे ना मैं वही बना दूंगी। नहीं बहू, तू बना ले, तुझे जो ठीक लगे तो वो बना। अपनी सास की बात सुनकर दिशा बहुत खुश हो जाती है और रसोई में जाकर मसाला खिचड़ी बनाना शुरू कर देती है। कुछ देर के बाद वो अपनी सास को खाने के लिए बुलाती है। क्या हुआ माँ जी, आइए ना खाते हैं। आप खिचड़ी को ऐसे क्यों देख रही हैं? कुछ नहीं बहू, वो क्या है कि जब से तू इस घर में आई है तब से ही मेरे घर में खिचड़ी बनना शुरू हुआ है, वरना हम माँ बेटे तो खिचड़ी की तरफ देखते भी नहीं थे। कोई बात नहीं माँ जी, मेरे साथ खिचड़ी खाते खाते धीरे धीरे आपको भी आदत हो जाएगी। नहीं नहीं बहू, तू अकेले ही खा, हमसे ये बीमार वाली खिचड़ी रोज रोज नहीं खाई जाएगी। माँ जी, मेरी खिचड़ी कोई सादा खिचड़ी नहीं है, बल्कि मसाला खिचड़ी है। अब चलिए खाते हैं, वरना ठंडी हो जाएगी खिचड़ी। अपनी बहू का दिल रखने के लिए सावित्री जैसे तैसे करके उसके साथ बैठकर खिचड़ी खाती है। अपनी पसंद की चीज पाकर दिशा तो पेट भर कर खाती है, लेकिन सावित्री आधा पेट खाकर ही उठ जाती है। थोड़ी देर के बाद दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। आधी रात को सावित्री की आंख खुलती है। तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, उसका क्या करूं? मुझे खाने के लिए कुछ तो चाहिए, बहुत भूख लगी है। एक काम करती हूँ,
जाकर बहू को बोलती हूँ कुछ बना देगी। बहू, तेरा सर दर्द आराम हो गया ना? तभी तो तू फोन चला रही है। हाँ माँ जी, थोड़ा बहुत आराम हुआ है, लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि तुझे अभी रसोई में चलकर मेरे लिए कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि तेरी मसाला खिचड़ी मुझे पसंद नहीं आई। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, चलकर कुछ बना दे। माँ जी, आधी रात को मैं जाकर आपके लिए कुछ खाने को बनाऊं? हाँ बहू, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। माँ जी, अभी बस थोड़ा बहुत आराम हुआ है सिर दर्द में। दोबारा से रसोई में जाऊंगी ना तो सर पकड़ लूंगी, क्योंकि मैं जरा सी भी नहीं सोई हूँ। लेकिन आप कहती हो कि मैं चली जाऊं तो चली जाती हूँ। नहीं बहू, रहने दे, तू शायद सही कह रही है। कहीं दोबारा से दर्द होने ना लगे। अजीत भी नहीं है। जी माँ जी, जैसा आप कहें। सावित्री निराश होकर वहाँ से चली जाती है और खुद ही खाने के लिए कुछ बनाने लगती है। तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है और सावित्री घबरा जाती है। इतनी रात को कौन आ गया? अजीत भी घर पर नहीं है। मुझे दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं? बेटा तू है? अरे मैं तो डर के मारे जान ही निकल गई थी। मैंने सोचा पता नहीं कौन आ गया इतनी रात को। तू तो परसों आने वाला था ना? माँ, सारी बातें दरवाजे पे ही पूछोगी या अंदर भी आने दोगी? अरे बेटा आना, तुझे अचानक से देखकर मुझे कुछ ध्यान ही नहीं आया। माँ, मैं बहुत थक गया हूँ। चाहे कहीं भी घूमने चला जाए इंसान, लेकिन सुकून उसे घर में ही आके मिलता है। हाँ बेटा, मैं भी तुझे यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ। तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप बताओ कि आप इतनी रात को जाग क्यों रही हो? बेटा आज बहू ने मसालेदार खिचड़ी बनाई थी और वो ना तुझे पसंद है और ना मुझे। लेकिन अब वो बीमार थी, इसलिए मैंने सोचा वो जो बनाएगी वो खा लेंगे। माँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। यहाँ लोगों की बीमारी में खाना छूट जाता है, कुछ खाने का मन नहीं करता है, और एक ये मैडम है जो बीमारी में मसालेदार खिचड़ी खाती है। कहीं कुछ तो गड़बड़ है दया, मेरा मतलब है माँ। कहीं ये खिचड़ी खाने के लिए बीमार होने का नाटक तो नहीं करती? बेटा तू भी कैसी बातें कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है माँ, आप एक काम कीजिए, आप कमरे में जाके बैठिए, मैं मैगी बना के लाता हूँ। हम दोनों माँ बेटे मिल के खाएंगे साथ में। अपने बेटे की बात सुनकर सावित्री को थोड़ी तसल्ली मिलती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद अजीत मैगी बनाकर अपनी माँ के कमरे में आता है और दोनों खा पीकर आराम से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह दिशा अपने बगल में अजीत को सोया हुआ देखकर डर जाती है। अजीत जी उठिए ना और बताइए मुझे कि आप कब आए? जब तुम घोड़े बेच के सो रही थी ना, तब आया था मैं। अब परेशान मत करो यार, सोने दो मुझे। सुबह सुबह नींद खराब कर रही हो। अगर रात में आए थे तो जगा नहीं सकते थे मुझे? क्यों? रात में तुम्हें क्यों जगाता मैं? घर का दरवाजा किसने खोला? देखा हो यार, पकाओ मत मुझे सुबह सुबह। सोने दो मुझे। आधी रात को आया था मैं और माँ ने दरवाजा खोला था, वो जाग रही थी इसलिए। अब कुछ भी पूछना हो ना तो बाद में पूछना, अभी सोने दो मुझे। अजीत दूसरी तरफ करवट करके आराम से सो जाता है। दिशा भी तैयार होकर रसोई में जाती है और अपनी पसंद की मसाला खिचड़ी बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। कुछ देर के बाद अजीत और सावित्री वहाँ आते हैं और डाइनिंग टेबल पर खिचड़ी देखकर एक दूसरे को देखने लगते हैं और एक साथ दिशा से बोलते हैं, फिर से खिचड़ी? माँ जी, आपने ही तो कहा था कि जो मन करे वो बना लो। बहू वो तो तू कल बीमार थी इसलिए बोला था, अब तो बीमार थोड़ी ना है। माँ जी, बीमार तो मैं आज भी हूँ। मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मैं खड़ी नहीं हो सकती ना, इसलिए आज मैंने खिचड़ी बना दी। आप लोग भूखे भी ना रहो ताकि। देखो, तुम जब खिचड़ी बनाती हो ना तो तुम खाया करो, क्योंकि तुम बीमार हो, हम नहीं, हम बिल्कुल ठीक है। इसलिए अपने लिए बनाया करो, हमारे लिए मत बनाया करो। हम नहीं खाएंगे ये। ठीक है, आप लोग गुस्सा मत करिए, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, लेकिन आप लोग जो कहेंगे ना मैं वही बना दूंगी। नहीं बहू रहने दे, तू कुछ मत बना, हम यही खिचड़ी खा लेंगे। आज जब तू मार्केट जाएगी ना उसी टाइम अपने लिए दवा ले आइयो ताकि तू ठीक हो जाए। जी माँ जी, ठीक है। दिशा घर की लाडली बहू होने के कारण सबसे अपनी बात मनवा ही लेती थी, क्योंकि कोई भी उसे तकलीफ में नहीं देख सकता था। थोड़ी देर के बाद अजीत अपने ऑफिस के लिए चला जाता है और सावित्री पड़ोस में। शाम के समय दिशा भी मार्केट जाती है, जहाँ एक गोलगप्पे के ठेले पर खड़ी होकर वो आराम से गोलगप्पे खा रही थी। तभी अजीत बाइक से वहाँ आ जाता है। अच्छा, तो तुम्हारा खिचड़ी के अलावा कुछ और खाने का मन ही नहीं करता, लेकिन गोलगप्पे खाने का मन करता है? हाँ जी, वो मैं खिचड़ी खा खा कर बोर हो गई थी ना, तो सोचा एक दो गोलगप्पे खा लेती हूँ ताकि थोड़ा सा मन साफ हो जाए। अच्छा,
जिसे मसाला खिचड़ी इतनी पसंद है कि वो उसके अलावा कुछ और खाना ही नहीं चाहती है, वो खिचड़ी खा के बोर हो गई। और हमारे बारे में सोचा तुमने, जिसको खिचड़ी पसंद ही नहीं है, उसका क्या? अगर माँ को पता चला ना कि उनकी बीमार बहू घर में तो खिचड़ी खाती है और सबको खिलाती भी है और मार्केट में जाके गोलगप्पे ठूसती है, तो क्या होगा? ऐसा मत कहिए, माँ जी मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं उनकी नजर में बुरी नहीं बनना चाहती हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद बीमारी का कोई नाटक नहीं करूँगी और अपनी पसंद के साथ साथ माँ जी और आपकी पसंद का भी ख्याल रखूंगी। बस आप माँ जी को कुछ मत बोलना प्लीज। ठीक है, अब बैठो और चलो घर। अजीत इतना कहकर दिशा को लेकर घर चला जाता है। उस दिन के बाद से दिशा जब सच में बीमार पड़ती है तभी खिचड़ी बनाती थी और बाकी दिन सबकी पसंद का खाना बनाया करती।